नमस्कार दोस्तों, क्या सच में हमारा देश जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ? ये सवाल मेरा नहीं बल्कि हर उस शख्स का होना चाहिए जो कि यहाँ का नागरिक है। क्या डेमोक्रेसी सच में हमारे देश से खत्म होती जा रही है? ये सवाल किया है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने। जी हाँ, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्या पता आप लोगों को अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाए, कौन सही है और कौन गलत, मोदी जी या फिर ध्रुव राठी। 22 फरवरी 2024 को ध्रुव राठी की एक वीडियो आती है जिसका टाइटल होता है इज इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप। इस वीडियो में दोस्तों ध्रुव राठी ने पूरी कोशिश की हर वो न्यूज स्कैम स्कैंडल्स दिखाने की जो कि अभी तक किसी की भी नजरों में नहीं थे और ना ही जिन्हें मीडिया में आने दिया गया। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। और तो और कई लोग तो मोदी जी को दिल भी दे चुके हैं। बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं की तरह मोदी जी को दिल दे चुके हैं तो फिर आपको ये वीडियो नहीं भाने वाला है, क्योंकि कड़वी है लेकिन सच्चाई है। तो चलिए बात करते हैं, क्या मोदी जी ने सच में किया मीडिया कंट्रोल, सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग, नए कानून को बनाकर इलेक्टेड पार्टीज की पावर को छीन लिया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का यूज कर ओपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स को परेशान करना, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जेल में ही डाल देना, आम जनता से प्रोटेस्ट को लेकर अधिकारों को छीन लेना। तो दोस्तों, बात करें डेमोक्रेसी की, यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी तभी मुमकिन है जब इलेक्शंस फ्री और फेयर हों, जनता को पूरा अधिकार हो अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का। लेकिन फरवरी में आई इस न्यूज को देखकर लग नहीं रहा कि इलेक्शंस फेयर होते होंगे। मतलब 3 लोगों ने ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को चुरा लिया पुणे के सासवत तहसील से। तो मतलब यहाँ दोस्तों ये है कि कोई भी छोटा मोटा चोर उचक्का ईवीएम मशीन तक पहुँच सकता है और हम उम्मीद कर रहे हैं एक सेफ इलेक्शन की। अरे इससे ज्यादा तो हमारे 10th के बोर्ड ज्यादा सेफ लग रहे हैं। ध्रुव राठी का मानना है कि इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा मोदी जी के खिलाफ थे कि उन्होंने आर्मी के नाम पर वोट मांगे। CCE यानी सिटीजन कमीशन इलेक्शन ने बताया कि अशोक लवासा जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें इलेक्शन कमीशन से ही बाहर कर दिया गया। अगर मोदी जी देश को डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं गिरा रहे तो क्यों बना रहे हैं नए नए कानून? मतलब कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे। लेकिन सरकार के द्वारा नया कानून ये लागू किया गया कि चीफ जस्टिस को ही इस कमेटी से हटा दिया गया और वहां पर अपना खुद का मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। यहाँ पे कई लोगों का सवाल ये होगा कि मोदी जी 2014 में ही सत्ता में आने के बाद देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या इसका मतलब सही है वो? नहीं, उस समय ये नहीं कर सकते थे क्योंकि जनता विरोध पर उतर आती और सरकार का तख्ता पलट हो जाता, और इसीलिए शायद उन्होंने धीरे धीरे इन कामों को अंजाम दिया। और क्यों लग रहे हैं बीजेपी पे हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस? आमतौर पर ये जांचना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही है। पिछले साल काफी सारी ओपोजिशन पार्टीज ने सरकार के खिलाफ कंप्लेन करी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी को दूसरी अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ यूज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम केजरीवाल को ही ले सकते हैं। उन्हें ठीक इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया, ईडी के द्वारा कस्टडी में ले लिया गया शराब घोटाले के आरोप में। लेकिन ताजुब की बात यहाँ ये है दोस्तों कि अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। ईडी सिर्फ और सिर्फ दावे पे दावे किए जा रही है। और तो और जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, हार्दिक पटेल, ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी जी चीख चीख कर कहते थे कि ये लोग करप्ट है, इन्हें वोट मत देना। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया एकदम से ये लोग साफ हो गए। साफ से मेरा मतलब यहाँ ये है कि बीजेपी आज के समय में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर करप्ट नेताओं को डालो और वो बेदाग होकर निकलते हैं। जी हाँ, और जिन नेताओं पे सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशंस चल रही होती है वो बंद हो जाती है और उनपे से करप्ट नेता का टैग हटाकर सती सावित्री का टैग दे दिया जाता है। करप्ट से याद आया, बॉक्सर विजेंदर सिंह, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, मैं बता देता हूँ। ये भारतीय पहले बॉक्सर थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था और बाद में ये पॉलिटिक्स में घुस गए थे। लेकिन अब इन्हें जानने के लिए आपके पास एक और वजह है, बताता हूँ क्या। कुछ दिन पहले ही ये राहुल गांधी के साथ मिलकर पीएम मोदी का मजाक बना रहे थे, और भाई बनाए भी क्यों नहीं, आखिर दोनों कट्टर कांग्रेसी जो हैं। लेकिन एक सेकंड, ये न्यूज़ देख के तो मेरे फ्यूज ही उड़ गए। मजाक उड़ाने के अगले ही दिन विजेंदर सिंह
बीजेपी की गोदी में जा बैठे, या फिर कहूँ बिक गए चंद पैसों के लिए या सत्ता के लिए। मतलब देख रहे हो आप इनका दोगलापन। इनके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए कांग्रेस में रहते रहते, लेकिन रात रात में इन्होंने पार्टी ही बदल दी। और जब मीडिया ने इनसे सवाल किया कि इन्होंने क्यों दल बदला, तो देखिए हमारे बॉक्सर विजेंद्र सिंह का बचकाना जवाब। कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में। अरे वाह क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, ये कल रात को सोए और आज सुबह इन्हें ये पता चला कि ये तो गलत प्लेटफॉर्म पे है। तो सोचने की बात ये है कि ये तो आज भी सोएंगे और कल सुबह उठ के ये बोलेंगे कि अरे भाई मुझे तो अमेरिका का इलेक्शन लड़ना है, मैं तो गलत प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि अब नेता देश चलाने के लिए नहीं बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं ताकि ये देश को चरा सकें। तो चलिए बात करते हैं ध्रुव राठी के पूछे हुए सवाल पर, इज इलेक्शंस फ्री और फेयर? एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि ध्रुव राठी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी हमारे देश को डिक्टेटरशिप की तरफ घसीट रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ध्रुव भाई से ये है कि आखिरकार वोट किसको करे? मतलब बीजेपी को तो हमने हटा दिया, लेकिन ओपोजिशन में आपको ऐसा कौन सा चेहरा दिखाई देता है जो कि आगे पीएम के रूप में देखा जा सकता है? ऑनेस्टली बताऊं तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि आजकल के ओपोजिशन पार्टीज या उनके लीडर्स को देखकर कि कोई भी पीएम बनने के लायक है। हम यहाँ पर ज्यादा ओपोजिशन पार्टीज के बारे में बात नहीं करेंगे, देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन और मजबूत पार्टी के बारे में बात करते हैं जो कि कांग्रेस है। जी हाँ, ये देखिए कांग्रेस के सपोर्टर्स सरेआम क्या धमकियां दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वक्त बता दो, कोई बात नहीं है। आपको क्या कहोगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी भी करवा देना। तो दोस्तों ये तो वो बातें हैं जो कि एक कैमरे पे बोलते हैं, अंदर ही अंदर क्या बातें चलती होंगी ये तो आप समझ ही सकते हो। किस कदर इनका ब्रेन वॉश किया जाता होगा। और इसके हुलिये से आपको दिख रहा होगा ये मुस्लिम है, और ये ऐसे नहीं कह रहा कि मुस्लिम सरकार आने दो फिर हम तुमको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। ये बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद ये क्या करेंगे। तो ध्रुव भाई अगर आपको देश की इतनी ही फिक्र है तो फिर आपने ये सब अपनी वीडियो में क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं मेंशन किया कि इनकी क्या मेंटेलिटी है हमारे देश को लेकर। अगर इन्हें कोई वोट दे तो किस आधार पर वोट दे? इनके खुद के कैंडिडेट्स रातों रात बिक रहे हैं, बीजेपी की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो ध्रुव भाई आप तो पुरानी फिल्मों के मसीहा की तरह रात में लालटेन लेकर गांव वालों को जगाने के लिए तो आ गए हो, लेकिन आपने सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं ना। नहीं मतलब गांव वालों को ये तो बताया नहीं ना कि किस ओर भागना है। आपने आपके रिसेंट पॉडकास्ट में एक उदाहरण दिया था जलती हुई कार का। गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना? या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? आप ये सोचोगे कि जब आग जल रही हो आपकी गाड़ी में, सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है। आपके हिसाब से वो जलती हुई कार हमारे प्रधानमंत्री हैं और उसके अंदर बैठा हुआ हमारा देश है। आपका कहना है कि हम पहले उस जलती हुई कार से उतर जाएं और फिर ये सोचें कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, यानी किस गाड़ी में बैठना है। लेकिन आप ये मेंशन करना भूल गए कि अगर उस जलती हुई कार से हमारा देश उतरेगा तो चारों तरफ उन्हें दिखाई देंगे जहरीले सांप जो कि उन्हें घेर के खड़े हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए कि ज़्यादा खतरनाक क्या है, ये गाड़ी की आग या फिर ढेर सारे जहरीले सांप। एक बार के लिए आग को तो बुझाया भी जा सकता है, लेकिन इतने सारे सांपों से बचना नामुमकिन है। हो सकता है कि ये आग सांपों को डराने के लिए हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, जो कि आप इस इमेज में देख ही सकते होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही है, ध्रुव राठी अपनी वीडियो में उदाहरणों का सहारा लेकर अपनी बातों पे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। उसी तरह एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा अपने पिता से एक महंगे खिलौने की जिद करता है और वो खिलौना उसके पिता की 50% आय से आएगा। तो आप लोग सोच ही सकते हैं यहाँ पे क्या ज़रूरी है, उस बच्चे की जिद या फिर घर का राशन लेके आना। अभी तक वो अपनी 50% की आय से घर का राशन लेके आता था, लेकिन अगर वो उस 50% को बच्चे की जिद पे खर्च देता है
तो फिर घर का राशन कहाँ से आएगा। तो दोस्तों अब आप बताइए कि क्या ज़रूरी है, घर का राशन लाना या फिर छोटे बच्चे की जिद। जाहिर सी बात है कि राशन लाना ज़रूरी है, क्योंकि खिलौने के बिना तो रहा जा सकता है लेकिन राशन के बिना नहीं। और उसी तरह ये भी तो हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ये सब इसीलिए कर रहे हों कि देश को आने वाले बड़े खतरों से बचाया जा सके, देश के हित के लिए ही ये कदम उठाए हों। और हाँ, अगर आप महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री से खफा है तो आपको एक उदाहरण और देता हूँ। तो अगर बात करें 2014 की, तो 2014 में पेट्रोल का प्राइस था 72 से 75 के बीच, और आज 10 साल बाद यानी कि 2024 में बात करें तो पेट्रोल का प्राइस है 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में। इसका मतलब पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें सिर्फ 25% बढ़ी है। ये तो बात हो गई महंगाई की। अब बात करते हैं आय की। 2014 में एक मजदूर की आय 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में थी, और वही आज 10 साल बाद 2024 में अगर देखें तो फिर एक मजदूर की आय 600 से 700 रुपये के बीच में है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 100% की बढ़ोतरी हुई है, और वही पेट्रोल को देखें तो सिर्फ 25% बढ़ा है। तो अब आप ही बताइए कि महंगाई है या फिर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर साफ कर देता हूँ कि ना तो मैं ध्रुव का कोई सपोर्टर हूँ और ना ही मैं उसका विरोधी। ठीक इसी तरह ना मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर हूँ ना ही विरोधी। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने सिर्फ अपनी बातें रखता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सही है, ध्रुव राठी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू सो मच।